मेरे YouTube चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर विद विजय EFM पर आपका स्वागत है। आज हम ऑडिट का चैप्टर लेके आए हैं। क्योंकि आपको पता है मैं जूनियर अकाउंटेंट की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है मैंने, तो ऑडिट का जो पहला टॉपिक है उसमें है मीनिंग। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बिना सिलेबस के कभी मत पढ़िए। जब भी पढ़ो सिलेबस को देख के पढ़ो, सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़ें। मैंने कुछ YouTube चैनल पर देखे थे, राजस्थान सर्विस रूल्स का पहला अध्याय अपने सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन कई विद्वान लोगों ने पहले चैप्टर का वीडियो बना रखा है। क्यों? उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो यहाँ का सिलेबस है मीनिंग, अर्थ में हम देखेंगे कि अंकेक्षण का अर्थ क्या है और 2 या 3 अच्छी परिभाषाएं जिनसे हमें लगे कि ये परीक्षा में पूछ सकता है। ज़्यादा हमें उसके लफड़े में नहीं पढ़ना है। जब आप किताब खोलोगे तो उसमें अंकेक्षण का लाभ, अंकेक्षण की सीमा, बहुत कुछ मिलेगा। नहीं पढ़ना है। उद्देश्य पढ़ने हैं, उद्देश्य के साथ सीमाएं दी होती है वो नहीं पढ़नी। टाइप्स ऑफ ऑडिट ज़रूर पढ़ेंगे, सिलेबस में है। प्लानिंग एंड प्रोसीजर ज़रूर पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में है। ऑडिट प्रोग्राम है, वर्किंग पेपर है, टेस्ट चेकिंग है, रूटीन चेकिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, 10 प्रश्न। क्या मानते हो आप? 25% तो सारे ही आने इसमें से, और 10 यहाँ से आगे, तो क्या बचा पीछे? तो पहला टॉपिक अपने को बहुत अच्छी तरह करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। एक बार में नहीं, हम 3 क्लास में से पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। शुरू करते हैं। अंकेक्षण का जो आपके सिलेबस में जो नाम दिया ना, 6 सब्जेक्ट का, इसका नाम दिया लेखा परीक्षा। क्या नाम दिया? लेखा परीक्षा। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा तो जानते ही हैं, जो कुछ आपने लिखा, जो कुछ आपने याद किया है, पढ़ा है, उसको सुनना, उसको लिख के देखना, ये परीक्षा है। हम मूल्यांकन करते हैं, परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन होता है, परीक्षा के माध्यम से विश्लेषण होता है। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि जो खाते, क्योंकि ये अंकेक्षण किसका होगा? खातों का होगा। खातों में क्या चीज़ आती है? जो मौद्रिक व्यवहार हैं, जो वित्तीय व्यवहार हैं, यानी जिन सभी क्रियाओं को, जिन व्यवहारों को हम मौद्रिक अवस्था में माप सकते हैं, उन्हें हम किस में लेते हैं? खातों में। तो जो खातों में आपने जो एंट्री की है जिन व्यवहारों की, उनकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो जांच पड़ताल की जाती है, खातों में जो आपने एंट्री की है, जो आपने खाते बनाए हैं, किसी संस्था के जो खाते बने हुए हैं, उनकी प्रमाणिकता की जांच करने के लिए जो जांच पड़ताल की जाती है, जो चेकिंग की जाती है, उसे अंकेक्षण कह देते हैं, उसे ऑडिट कह देते हैं, उसे लेखा परीक्षा कह देते हैं। और ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अंकेक्षक बोलते हैं, उसे ऑडिटर कहा जाता है। देखिए, बड़े शब्दों में ज़्यादा और डीप में जाएं तो हम बोल सकते हैं कि अंकेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति ने एक परिभाषा दी है कि अंकेक्षण किसी भी संस्था का, चाहे उस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो या लाभ कमाना न हो, चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कैसा भी हो, उन सभी से संबंधित सूचनाओं की स्वतंत्र जांच कर। अंकेक्षण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति, इंटरनेशनल अंकेक्षण व्यवहार समिति कहती है कि चाहे संस्था कैसी भी हो, लाभ कमाने वाली हो, चाहे उसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना हो, चाहे उसका आकार कितना भी हो, चाहे उसकी वैधानिकता, मतलब वैधानिक रूप से बनी हो या न बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी सभी वित्तीय व्यवहारों की स्वतंत्र जांच करना, शब्द देखें, स्वतंत्र जांच, स्वतंत्र जांच करना ही अंकेक्षण है। यानी हम इसे और अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण क्या है? एक स्वतंत्र जांच है। स्वतंत्र जांच का मतलब क्या हुआ कि जांच वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने वो खाते तैयार नहीं किए या खाते तैयार करने में जिनकी भूमिका नहीं है।
एक कंपनी में हम अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे कई प्रकार के खाते बनते हैं, जनरल बनती है, लेजर बनते हैं। तो जितने भी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, लेखे बने हुए हैं, जो भी आपकी रिकॉर्ड, आपके वित्तीय विभागों का रिकॉर्ड जिन जिन रजिस्टरों में आपने कर रखा है, उन सभी रजिस्टरों के उन एंट्रीज में लिखने में जिन व्यक्तियों का हाथ नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या लिखा गया है, जांच वही व्यक्ति करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार समिति ने कह दिया कि एक स्वतंत्र जांच है। देखिए ये जो शब्द है ना, इनको दिमाग में रखिए, ये अंकेक्षण का अर्थ और विशेषता दोनों क्लियर हो रहा है यहाँ से। स्वतंत्र जांच है। अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है, क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्या अंकेक्षण के लिए वैधानिक संस्था होनी जरूरी है क्या? नहीं, अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है जहां पर वित्तीय व्यवहार होता है, वहां अंकेक्षण करवाया जा सकता है। अंकेक्षण किसी भी संस्था से संबंधित वित्तीय सूचनाओं की जांच है। ये सूचनाएं पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों में उपलब्ध रहती हैं, सूचनाओं से संबंधित है। अब सूचना कौन देगा? जांच करने वाला बाहर का व्यक्ति होगा, सूचना देने वाला अंदर का व्यक्ति होगा। सूचना वो देगा जो खाते तैयार करता है। मान लो आप अकाउंटेंट हैं, आपने अपने ऑफिस के सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, और जब ऑडिट करने के लिए बाहर की टीम आती है तो आप लोग उन सभी खातों को जो आपने तैयार किए उनके सामने रखेंगे कि जी हमने ये तैयार किए, अब आप इसकी जाँच कीजिए। अब वो आपसे सूचना मांगेंगे, फलाना वाउचर लेके आओ, वो बिल लेके आओ, वो बिल लेके आओ, और जो जो वो मांगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। तो ये उन सूचनाओं को, ठीक है। अंकेक्षण के दौरान की जाने वाली जांच सामान्य जांच है या नहीं? नहीं, सामान्य जांच नहीं है। अंकेक्षण के दौरान जो की जाने वाली जांच है वो सामान्य जांच नहीं है, वो विवेचनात्मक जांच है। सामान्य जांच का मतलब देख लिया ठीक है हो गया, नहीं, विवेचनात्मक जांच है। आपको जो जांच करोगे वो उसका विश्लेषण, उसका विवेचन, डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा आपको। जो ऑडिटर होगा उसको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। विवेचनात्मक जांच, इसमें केवल गणितीय शुद्धता की ये नहीं है कि आपने खाते देख लिए और उसमें सारी रकम सही है, नहीं, केवल गणितीय शुद्धता की जांच। मैंने फिर कहा, शब्दों पर विशेष गौर रखेंगे। गणितीय शुद्धता की जांच ही नहीं है केवल, ये गणितीय शुद्धता से भी आगे हैं। ये सिद्धांतों का सही ढंग से पालन किया है या नहीं किया। जो लेखा के सिद्धांत हैं, जो रूल्स बनाए हुए हैं, जिन रूल्स के तहत खाते रखे जाते हैं, जिन रूल्स के तहत एंट्री की जाती है, क्या उन सभी सिद्धांतों, उन सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया? जैसे मान लो कहीं कोई एक बिल है, उस बिल पर साइन डीडीओ के होने हैं, ठीक है, ये भी जांच का विषय है। साइन डीडीओ के होने हैं, और साइन डीडीओ के हुए या नहीं, या जिस व्यक्ति ने जो साइन किए हैं उसको डीडीओ पावर दी गई है या नहीं, और अगर पावर दी भी गई है तो किस रूल के तहत दी गई है। क्या वो RSR, GF&R का जो रूल हमने 3 पढ़ा था, 3B, क्या वो 3B के तहत है? देखना पड़ेगा। इसलिए ये सभी प्रकार की जांच है। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? लाभ हानि खाते, चिट्ठे, यानी जो अंतिम खाते होते हैं उनकी सत्यता की जांच करना, उनकी सत्यता को प्रमाणित करना। और इस तरह अब हम एक खास विद्वानों की, 1-2 विद्वानों की परिभाषा देखते हैं। जैसे स्पाइसर और पेगलर, मैं सिर्फ एक बोलूँगा, ये बोलने से याद नहीं है, आप सिर्फ अंकेक्षण का अर्थ याद रखेंगे। अंकेक्षण का अर्थ हो गया जांच पड़ताल, खातों की जांच पड़ताल, संस्था की जांच पड़ताल, वाउचरों के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से स्वतंत्र होती है, कोई बाहर वाला व्यक्ति करता है। सभी प्रकार की सूचनाओं की इसमें जांच की जाती है, केवल गणितीय जांच नहीं है ये। गणितीय जांच के साथ साथ ये विवेचनात्मक जांच है, एक बड़ी जांच होती है। एक विद्वान है पेगलर और स्पाइसर, इन्होंने लिखा है कि अंकेक्षण किसी व्यवसाय की पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों की ऐसी जांच है जिससे अंकेक्षक उसको प्राप्त सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर और लेखा पुस्तकों में व्यक्त तथ्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट होता है कि चिट्ठा सही ढंग से बनाया गया है, लाभ हानि खाता भी सही ढंग से बनाया गया है। देखो,
स्वतंत्र जांच है, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चलता है, जो खाते उनको दिए गए हैं उन्हीं की जांच करता है, उन खातों के अंदर जो लिखा है उन्हीं की जांच करता है, उन खातों से बाहर क्या है उसको कोई मतलब नहीं है, जो सूचनाएं उसे दी गई हैं उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वो जांच करता है। ये अंकेक्षण का अर्थ है। इसके साथ हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा हम चाहें तो, कि भाई अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी कोई पूछ लेते हैं। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति होती है ऑडिरे, AUDIRE, AUDIRE, ओडीरे। ओडीरे हैं वो क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सुनना। सुनना मतलब पहले जब ये शुरू हुआ ऑडिट का ये अवधारणा, तो वहाँ जो लोग होते थे, जो मतलब जो निर्णय करते थे, वो सुन के करते थे भी हाँ भाई आपने क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। तो ये सुनने से ये ऑडिरे 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 होता होता ये ऑडिट हो गया। हाँ, मिलते हैं कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि सन 1494 में लुकास पेसियोली, जिसे हम लेखा शास्त्र का जनक कहते हैं, मिस्टर लुकास पेसियोली, उन्होंने 1494 में एक पुस्तक लिखी थी, सुमा डी अर्थमेटिका। उसमें उन्होंने अंकेक्षण के बारे में बताया था। कब? 1494 में। भारत में भी 1 जुलाई 1949 को आज़ादी के बाद भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस प्रकार एक संस्था बनाई गई थी राज्य भारत में 1949 को। और इसके बाद आप इतना ही दिमाग में रखें कि 1949 को भारत में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये 1 जुलाई 1949 को बनी। इसका काम है भारत में अंकेक्षण संबंधी व्यवहारों, अंकेक्षण संबंधी नियमों की निर्धारण करना, उनकी व्याख्या करना। इसके साथ साथ भारत सरकार ने अभी पीछे 3-4 साल पहले कंपनी अधिनियम 2013, 3-4 साल तो 10 साल ही हो गए, कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया। उस कंपनी अधिनियम की धारा 139 से 148, 9 धाराएं हैं, 139 से 148 तक अंकेक्षण के बारे में समझाया गया है, अंकेक्षण के बारे में बताया गया है, वो भी हमें पढ़ना है। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, हम एक ही एक बात को दोहराएंगे नहीं। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, यानी अंकेक्षण क्यों करवाया जाता है, अंकेक्षण क्यों करवाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं। अपने सिलेबस में इतनी बात है। हाँ, तो इसके देखो 2-3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं, सहायक उद्देश्य क्या हैं, गौण उद्देश्य क्या हैं, ये किताबी बातें हैं। आप इसका उद्देश्य समझ जाएंगे तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे इसके बारे में कि कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन से सहायक उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य देखो, परिभाषा में क्या आया था कि खातों की सत्यता की जांच करना, उनकी सत्यता की प्रमाणित करना कि ये सत्य सही, चिट्ठा सही ढंग से बना है या नहीं, लाभ हानि खाता सही ढंग से बना है या नहीं। यानी मूल उद्देश्य तो यही होता है कि कहीं खातों में कोई किसी प्रकार की गबन नहीं हो, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं चल रहा हो, इस संस्था में खातों के माध्यम से करप्शन नहीं हो रहा हो, ये होता है इसका मूल उद्देश्य। तो मूल उद्देश्य को हम 2 भागों में लेंगे, लाभ हानि खाते की सत्यता और चिट्ठे की सत्यता। अंतिम खाते जो बनाए जाते हैं उसमें लाभ हानि खाता और चिट्ठा ही होता है, फाइनल अकाउंट्स। तो चिट्ठा यानी बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते की सत्यता, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ये पता लगाया जाता है कि क्या लाभ हानि खाता सही अकॉर्डिंग टू रूल बनाया गया है, सभी सिद्धांतों की पालना की गई है, और इसमें जो लाभ दिखाया गया है लाभ हानि खाते में, क्या वो संस्था का वास्तविक लाभ है। इसी प्रकार बैलेंस शीट में जो संपत्तियां और दायित्व दिखाए जाते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाई जाती है, जो कैपिटल्स दिखाए गए हैं, क्या वो सही हैं, इस तरह की जाँच की जाती है। अब ये जो मूल उद्देश्य हैं, कोई भी मूल है वो अपने सहायक के बगैर कभी पूरा नहीं होता है। इसकी जांच कैसे करते हो, आपको कैसे पता चलता है कि लाभ हानि खाता सही बनाया गया है, आपको कैसे पता चलता है कि चिट्ठा सही बनाया गया है, और ये क्यों करते हो आप? ये इसलिए करते हैं ताकि इसके सहायक की पूर्ति हो। और सहायक क्या है कि अशुद्धियों का पता चले, छल कपट का पता चले, गबन का पता चले,
उन्हीं के लिए करते हैं ना, अशुद्धियों का पता लगाना, छल कपट और गबन का पता लगाना और उनकी रोकथाम भी करना। अगर कोई छल कपट या गबन हो गया है तो उसकी रोकथाम भी की जाए, इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अशुद्धियों का पता लगाना। अभी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, वो अभी बढ़ेंगे आगे। छल कपट गबन अशुद्धियों में क्या फ़र्क है, ठीक है। और अन्य उद्देश्य तो ये भी हो सकते हैं। अन्य उद्देश्य क्या होंगे, जैसे मेन उद्देश्य तो ये हो गया कि आपकी चिट्ठे के लाभ आने की सत्यता की जांच होगी, आपको पता चल गया कि ये अशुद्धियाँ हैं, इस प्रकार का गबन हुआ है या इस प्रकार का गबन हुआ है, तो इसको रोकने के उपाय ये हैं। इससे हम अन्य उद्देश्यों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो बाज़ार में अपनी स्थिति को पकड़ करना, बिजनेस अगर उसका सही ढंग से लेखा जोखे सही रहेंगे तो बाहरी पक्षों को जो उस कंपनी से रिलेटेड हैं, जो बाज़ार है उनका, जो मार्केट है, जो उनके जो नेटवर्क बना हुआ है, उनका विश्वास बना रहेगा। और जिस कंपनी का ज़्यादा विश्वास, उनकी ख्याति, उनकी गुडविल बढ़ती है, और जिनकी गुडविल ज़्यादा बढ़ती रहती है उनका जो अगर वो शेयर्स IPO लेके आते हैं तो उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, उनका पूंजीकरण मूल्य बढ़ता रहता है। ये हो सकता है। प्रबंधकों को, जो उसके मैनेजर हैं, कंपनी के, संस्था के जो डायरेक्टर हैं, उनको एक तरह से सलाह मिलती रहती है। अगर कोई सरकारी ऑफिस का भी ऑडिट हो और उसमें कोई कमी आती है तो हेड ऑफ ऑफिस को ये पता रहता है कि तेरे ऑफिस में क्या क्या कमियां चल रही हैं। एक तरह से ऑडिट उनके लिए परामर्श का काम करता है। तो प्रबंधकों को, हेड ऑफ ऑफिस को, सबको ये सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए भी ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइवेट बिजनेस में, हम देखते हैं कि संस्थाओं के जो टैक्सेशन के लिए जो विवरण तैयार किए जाते हैं, उसके लिए भी ऑडिट बहुत ज़रूरी है। बिना ऑडिट आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ऑडिट जब तक नहीं होगी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और ऑडिट जब होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से टैक्स, वैधानिक रूप से मैं टैक्स, कितनी राशि टैक्स की बचा सकता हूँ, कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ, मेरा क्या क्या बिजनेस चल रहा है, क्या नहीं। तो ये सब बातें इसमें इंक्लूड की जा सकती है उद्देश्यों के अंदर। अब हम बात करेंगे कि अशुद्धियाँ क्या होती है, छल कपट क्या होते हैं और गबन क्या होते हैं। देखो, अशुद्धि क्या है? अशुद्धि का सीधा सीधा हम बैठे बैठे आपस में चर्चा कर, बिना कोई किताब की तो पढ़े, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार गलती हो गई। और गलती में कोई जानबूझकर नहीं करता है, गलती कोई जानबूझकर नहीं करता है, गलती अनजाने में होती है। उनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं होता है, उसे हम एरर बोल देते हैं, त्रुटि बोल देते हैं, अशुद्धि बोल देते हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा, हाँ, काम तो लापरवाही से किया उसने, लेकिन उसका उद्देश्य गलत करना नहीं था, जानबूझकर नहीं किया उसने, वो अशुद्धि है। अशुद्धि की दो विशेषता लगती है मुझे। यानी कोई व्यक्ति अगर असावधानी से या लापरवाही से कोई कार्य करे जो उसे नहीं करना चाहिए था, अथवा उसे ऐसा कार्य न करे जो उसे करना चाहिए था, मतलब जो प्रतिबंधित है, तो अशुद्धि कभी जानबूझकर नहीं की जाती। याद रखेंगे, ये कुछ शब्द हैं, उनको याद रखोगे तो आपका मैटर क्लियर हो जाएगा कि अशुद्धि कभी जानबूझकर नहीं की जाती, किंतु अनजाने में होती है, लापरवाही से होती है, असावधानी से होती है। अशुद्धियों का परिणाम क्या होगा वो खुद नहीं जानता जो गलती कर रहा है, इसका परिणाम अनिश्चित होता है। वो खुद नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि अनजाने में कर रहा है, वो जानबूझकर नहीं कर रहा, तो पता नहीं होगा उसे। अशुद्धि, गलती या त्रुटि होना अपराध है या नहीं, तो हमारा उत्तर होगा अपराध नहीं है। अपराध जानबूझकर की जाने वाले कुकृत्य होते हैं, जिनका हमें पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जानबूझकर किए जाने वाले जो कुकृत्य हैं वो अपराध हैं, जबकि अशुद्धि तो जानबूझकर नहीं की जा रही ना, ये अनजाने में हो रही है, लापरवाही से हो रही है, असावधानी से हो रही है, तो ये अपराध नहीं है। उसे उचित सावधानी से अगर हम सही करें तो वो सही हो भी सकती है। ये अशुद्धियाँ हैं। खातों में अशुद्धियाँ हो सकती है, जो अकाउंट्स का काम करते हैं, जो अकाउंट लिखते हैं, या कंप्यूटर से करें चाहे हाथ से करें, कहीं ना कहीं ये मनुष्य की मतलब सदियों से चली आ रही है, मतलब कहते हैं ये कहावत चली आ रही है कि मानवीय गुण है त्रुटि होना। मनुष्य का तो गुण है, वो गलती करेगा, गलती कर सकता है, गलतियों का पुलिंदा है, गलतियों का पुतला है, ऐसे कई बातें सुनने को मिलती हैं आपको। तो गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं। तो अब ऑडिट भी उन गलतियों को पकड़ने के लिए आती है भी, गलती से अगर
कुछ लिख दिया, मान लो 795 लिखना था, कोई वित्तीय व्यवहार था किसी कंपनी का 795 रुपये 795, और गलती से मेरे जैसे अकाउंटेंट है उसमें वो कैश बुक में लिख रहा है और गलती से 795 की जगह लिख दिया 759, 759 रुपये लिख दिए। अब बताओ कितने रुपए कम लिख दिए उसने? 36 रुपये कम लिख दिए। अब 36 से वो खाता कम बोल रहा है और आपका वास्तविक में खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो खाता कैसे मिलेगा? खाता नहीं मिला। अब जब वो ऑडिट आएगी, जब वाउचर देखेगी उस चीज़ का कि 700 ये फलानी तारीख को ये 759 रुपये की एंट्री का वाउचर दिखाओ भाई, क्या ख़रीदा आपने, उसका बिल या वाउचर जो दिखाएंगे तो उसमें लिखा होगा 795, इसमें लिखा है 759, पकड़ में आ जाएगी ये 36 रुपये यहीं से गड़बड़ हो रहे थे, सही हो गया, साइन कर दिया। इसे बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, तो अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिया है, वो भी अशुद्धि का एक प्रकार है। ये गणितीय अशुद्धि हो सकती है, ये मतलब इसमें अंकीय अशुद्धि है 700, इसमें जानबूझकर नहीं किया, वाउचर उसने 795 का रखा है लेकिन खातों के अंदर तो 759 लिख दिया ना, इसका मतलब हुआ कि ये अंकीय अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है ये। तो अशुद्धियों के प्रकार की हम बात करें तो आइए अशुद्धियों का वर्गीकरण कर लेते हैं। सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि और पुनरावृत्ति की अशुद्धि, ये 4 अशुद्धियाँ हैं। सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि और पुनरावृत्ति की अशुद्धि। अलग अलग इसको देख लेते हैं। भूल सैद्धांतिक, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोई सिद्धांत की अवहेलना की है, कहीं ना कहीं आपने सिद्धांत को दरकिनार करके कोई एंट्री की है। सिद्धांत को दरकिनार कैसे? जैसे अपना नियम है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई उधार फर्नीचर खरीदा है, रामलाल नाम के किसी व्यक्ति से उधार फर्नीचर खरीदा है, चीज़ आपके पास आई है, संपत्ति आपके पास आई है, ठीक है, खरीदा किससे है? अगर हम नगद खरीदते तो क्या एंट्री करते? उधार खरीदी है तो क्या एंट्री? अब हम मान लो नगद इसे उधार खरीदी है तो एंट्री होनी चाहिए रामलाल अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या होनी चाहिए? रामलाल अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु आई है, क्रेडिट हुई है अपने पास। अब इसका सिद्धांत यहाँ पर क्या है कि उधार अगर आपने खरीदा है, कैश अभी तक दिया ही नहीं है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए जहाँ से आपने, या संस्था का नाम लिखिए जहाँ से आपने उधार खरीदा है, और जब आप कैश दोगे तब ये डेबिट अभी रामलाल हुआ है उसको बाद में क्रेडिट करके रिवर्स एंट्री मार के उसका खाता बंद कर दिया जाएगा, ये सिद्धांत है। लेकिन अगर आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसका मतलब हुआ कि अभी आपने ये खातों में दिखा दिया कि 10,000 रुपये आपके यहाँ से निकल गए, जबकि वास्तव में रुपये तो दिए ही नहीं हैं। और जब भविष्य में जब रुपये दिए जाएंगे तब एंट्री और होगी उस 10,000 से, तो खाते आपके 10,000 से नीचे बोलने लग जाएंगे। वो 10,000 का हिसाब कैसे मिलेगा? एंट्री होनी चाहिए रामलाल अकाउंट डेबिट टू परचेज, कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, जबकि वास्तव में वो कैश था ही नहीं, कैश गया ही नहीं।